नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा इतिहास का जो चल रहा है तो प्राचीन भारत जो है हमारा वो लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि अंतिम जो हिंदू शासक रहता है वो हर्षवर्धन ही रहता है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों विदेशों का आक्रमण होता है। तो यहाँ से जब विदेशों का आक्रमण होता है भारत पर, तो क्या होता है कि इस्लाम धर्म का आगाज़ होता है, फिर रहन सहन में बदलाव आता है। ठीक है, और सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन बदल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से मध्यकालीन भारत की शुरुआत मान ली जाती है। तो इस्लाम धर्म के आगाज़ से क्या होता है, जो टाइम निश्चित नहीं है दोस्तों, इस्लाम धर्म की जहाँ से आगाज़ होता है यहीं से ही मध्यकालीन भारत को मान लिया जाता है, मिडाइवल हिस्ट्री को मान लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन आता है इस्लाम धर्म में। तो सबसे पहले आता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले जो देखेंगे इस्लाम धर्म के आगाज में वो है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण रहेगा। अरब आक्रमण में जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों देखें तो अरब से आया था। इसके बाद में इस्लाम धर्म की शुरुआत यहीं से भारत में अगर कहते हैं तो इससे पहले भी क्या हुआ था कि आक्रमण हुए थे दोस्तों, लेकिन क्या हुए कि वो आक्रमण विफल हो गए थे। 711 में भी आक्रमण हुआ था और इसके पहले भी आक्रमण हुआ था, ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या हुआ कि इस समय जो है मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण था। उसने अगर देखें तो पंजाब का जो शासक था, ठीक है, पंजाब का जो शासक था उसका नाम था दाहिर नाम था, उसको हराया था। और यहीं से क्या हुआ था कि इस्लाम धर्म की भारत में शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों ये तो रहा बेसिक। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या कारण रहा कि जो मध्य एशिया में रहने वाले इस्लाम धर्म के जो लोग थे वो भारत में आ गए, ऐसा क्या परिस्थितियाँ बनी। तो इस स्थिति को पहले दोस्तों समझते हैं। देखिए, अगर भारत में देखें तो मैंने पहले ही बताया कि जो बड़ा राजवंश अगर टूट जाता है, ठीक है, बड़ा राजवंश अगर कोई शक्तिशाली राजा मर जाता है तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि उस राज्य को फैलाने वाला कोई होता नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही वो राजवंश समाप्त होता है, नए नए छोटे छोटे राजवंश का फिर से क्या होना, उदय होना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे राजवंश पनपते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर छोटे छोटे राजवंश फिर से पनपने लगे। ठीक, अब देखें तो जो उत्तर के क्षेत्र में भी अगर देखें तो छोटे छोटे राज आ रहे थे, और दक्षिण में देखें तो भी, और पूर्व में देखें तो भी। तो पूर्व में देखें तो एक राजवंश हुआ करता था पाल वंश, है ना, जिसकी गोपाल नाम के व्यक्ति ने उसकी नींव डाली थी। तो उस वंश का नाम क्या पड़ जाता है, पाल वंश पड़ जाता है। ठीक है, अगर नीचे देखें दक्षिण में तो हुआ करता था राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश जो कि चालुक्यों से इनकी नींव डलती है, जो कि दो शाखा रहती है, वातपी के चालुक और वेंगी के चालुक। तो राष्ट्रकूट की नींव डलती है और फिर वो कल्याणी के चालुक से समाप्त हो जाते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। ठीक है, दक्षिण में देखें तो राष्ट्रकूट वंश और पूर्व में पाल वंश। और उत्तर के क्षेत्र में एक राजवंश था जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार। ठीक है दोस्तों, गुर्जर जो कि राजस्थान और गुजरात के मध्य के क्षेत्र में रहते थे। ये इन तीनों का क्या होता है, युद्ध होता है। इसको त्रिपक्षीय युद्ध भी कहा जाता है। किसके लिए, क्योंकि एक क्षेत्र था कन्नौज, यूपी के क्षेत्र में कन्नौज था, उस क्षेत्र के लिए कन्नौज जो कि बहुत व्यापारिक केंद्र था दोस्तों, और बहुत बड़ा यहाँ से क्या था, बीच, अगर यहाँ से देखें तो इंडिया का बीच पड़ता था ये, और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। और उत्तर भारत में नियंत्रण करने के लिए कन्नौज पर जिसका अधिकार होता था, अधिकतर पूरे उत्तर भारत पर अगर देखें दोस्तों, यहाँ से तो यहाँ तक जो करता था वो कन्नौज पर जिसका अधिकार होता है वो करता था। और ये पूरा बीच में पड़ता है इंडिया का, यहाँ पर सेंटर में तो क्या होता है, पूरे भारत पर भी एकदम रहता है कि कन्नौज पर उसका अधिकार है, यानी पूरे भारत को नियंत्रण वो कर सकता है।
तो कन्नौज व्यापारिक नगरी भी थी, औद्योगिक नगरी, और यहाँ से राजधानी नियंत्रण करना राज्य को काफ़ी फैलाना काफ़ी आसान था। तो कन्नौज क्या था, कन्नौज पर हर राजा क्या करना चाहता था, अपना अधिकार करना चाहता था। तो पूर्व में जो पाल वंश थे, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों ही कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि तीनों लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे, इनकी पीढ़ी लड़ रही थी। तो सब पीढ़ियों से क्या हो रहा था कि कन्नौज पर अधिकार होने के लिए तीनों लड़ रहे थे। ठीक, और जब अंदर ही अंदर लड़ेंगे दोस्तों, जब अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं तो क्या होगा, भारी शक्ति तो आएगी। जब भारत के जो राजा है वो अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं तो भारत से तो कोई आएगा ही कि चलो ठीक है, अच्छा मौका है। ऐसी स्थिति में मोहम्मद बिन कासिम आता है। अब दोस्तों एक और बात, तुर्की में एक पद हुआ करता था खलीफा का पद, जो कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे उन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, इस्लाम धर्म की नींव डाली थी। अब उनकी मृत्यु के बाद जो पद हुए करते थे उनको खलीफा बोला जाता। दोस्तों क्या बोला जाता, खलीफा। खलीफा कौन होते थे, खलीफा इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरु होते थे। तो धीरे धीरे धार्मिक था, फिर आगे जाकर राजनीतिक गुरु बन जाते हैं। ठीक, खलीफा का पद था। अब खलीफा में जो जिस देश में इस्लाम धर्म था, मतलब मुस्लिम धर्म था, वहाँ पर भी जो उस देश का जो प्रमुख होता था उसको भी जिम्मेदारी दी जाती थी गवर्नर के रूप में कि तुम भी अपने राज्य में, अपने देश में ये धर्म को फैलाओ। ठीक, लेकिन जो मेन पद हुआ करता था वो खलीफा का पद हुआ करता था, सुना होगा आपने। ठीक है, तो जो खलीफा का पद था, तो जो भी आक्रमणकारी या जिसके पास भी सेना होती थी, जो भी राजा बाहर जाता था, खासकर मध्य जो पूर्व दक्षिण एशिया में जो आता था, इसको मध्य एशिया बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसको जो बोला जाता है पूर्व दक्षिण एशियाई बोला जाता है उसको। ठीक, तो क्या हुआ कि जो भी जाता था दूसरे देशों में आक्रमण करने के लिए, तो वो क्या होता था कि खलीफा से आदेश लेकर जाता था कि मैं वहाँ आक्रमण करने जा रहा हूँ। तो वो खलीफा क्या करते थे, उनको कह सकते हैं कि आशीर्वाद देते थे, क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। जो भी इस्लाम आक्रमणकारी थे उनके 2-3 उद्देश्य होते थे। पहला कि जहाँ भी जाओ वहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो, दूसरा वहाँ पर धर्म की नींव डालो, और वहाँ पर क्या हुआ कि अपने साम्राज्य को विस्तार करो। ये ऐसी उनकी नीति होती थी। तो जो भी जाता था खलीफा से क्या हुआ, आदेश लेकर जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम आया, ये भी खलीफा से आदेश लेकर भारत में घुसा। ठीक, इसने दाहिर को हराया था, और दाहिर को हराने के बाद इसने इस्लाम धर्म की नींव डाली थी। इससे पहले भी आक्रमण हुए थे लेकिन सफल नहीं हुए थे। तो कब किया था दोस्तों, इसने 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, इसलिए यहाँ से मध्यकाल की शुरुआत मानी जा सकती है स्थायी रूप से, लेकिन इससे पहले भी आक्रमण हो चुके थे। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमको इतना ही पढ़ना है दोस्तों। ये जो जिस क्षेत्र में था वहाँ पर इसने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए क्या किया था, 17 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति थे, नीचे को तो छोड़ दिया था जो 16, 15, 14 वर्ष के थे, लेकिन 17 वर्ष के ऊपर के जो लड़के होते थे, युवा, उनको बोल दिया कि इस्लाम धर्म कबूल है, उनने मना कर दिया तो उसको मार दिया जाता था। ये इसने दोस्तों एक नीति चलाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने। दोस्तों अब जो आता है, इस्लाम धर्म की शुरुआत तो यहाँ से हो जाती है, लेकिन इसके बाद में तुर्क आक्रमण आता है। कौन सा आता है दोस्तों, तुर्क आक्रमण। ठीक है दोस्तों, तुर्क आक्रमण में देखें तो आता है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के बारे में दोस्तों देखते हैं। महमूद गजनवी जो अफ़गानिस्तान में देखें, ये यहाँ पाकिस्तान आता है दोस्तों, और यहाँ अफ़गानिस्तान है। मैप में देखते हैं तो मैंने पहले बताया आपको दोस्तों कि जो इतिहास पढ़ना है वो ज्योग्राफी के साथ पढ़ना होता है, क्योंकि जो घटना हुई है पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में हुई है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान में एक क्षेत्र था जिसका नाम था गजनी। गजनी में एक कौन सा वंश रहता था, इसका नाम था यामिनी वंश। ठीक है दोस्तों, कौन सा वंश रहता था, तो वंश रहता था यामिनी वंश था। ठीक, यामिनी वंश था, और यामिनी वंश का एक रहता था जिसका नाम था सुगुप्तगिन था।
सुगुप्तगिन राजा था वहाँ का, गजनी का, ठीक है। अब सुगुप्तगिन की क्या हुआ, मृत्यु हुआ। अब राजा लड़ता ही तो है, लड़ता है, साम्राज्य फैलाता है और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर क्या हुआ कि इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था महमूद, ठीक है। सुगुप्तगिन यामिनी वंश था दोस्तों गजनी में, और वहाँ का जो राजा था वह था सुगुप्तगिन। अब सुगुप्तगिन की क्या होती है कि दो पुत्र थे, एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था महमूद, ठीक। तो इस्माइल की क्या होती है, इसको मार देता है महमूद, अपने बड़े भाई को मार देता है इस्माइल को, और महमूद जो है गजनी का वहाँ का राजा बन जाता है। अब महमूद क्या था कि इसका यहाँ पर टाइम निश्चित नहीं है दोस्तों कि 998 वहाँ से ये रहता है तो 1030 तक रहता है, ठीक। अब इसने दोस्तों भारत के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, किसने, महमूद गजनवी ने, ठीक है। अब इसने क्या कहा, सेना संगठित की और ये आया। तो इसने दोस्तों 1000 से लेकर अगर देखें तो 1030 तक इसने 17 बार आक्रमण किए थे, ऐसा मतलब माना गया, एक इतिहासकार ने बताया था 17 आक्रमण किए थे, ठीक है। इसके बाद में देखें तो जो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है काफ़ी फेमस है दोस्तों। गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो 16वां आक्रमण हुआ था वो काफ़ी दर्दनाक था। इसने मंदिर को लूट लिया था और बहुत तबाह मचा दिया था, जो कि सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, अभी भी है, ठीक। तो 1025 में दोस्तों वो उसको उसने लूटा था, ठीक है। तो ये मोहम्मद गजनी का, अब इसने काफ़ी धन को लूटा था, धन को लूटता गया। और क्या हुआ कि जब इतने सारे धन को लूट लिया इसने, एक बात और दोस्तों यहाँ पर, जो महमूद गजनवी है इसको इसकी कोई इच्छा नहीं थी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो, मैं राजा बनूं, मेरा साम्राज्य फैलाऊं। इसकी सिर्फ इतनी इच्छा थी, ये धन को लूटता था, बस धर्म चाहिए था इसको, बस सोना चांदी ये लूटता था। ये एक तरह से लुटेरा था दोस्तों, यूँ कह सकते हैं महमूद गजनवी। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अब दोस्तों क्या होता है कि 1030 में क्या होता है, महमूद गजनवी की मृत्यु होती है। ये दोस्तों सिर्फ लुटेरा था, ये गया तो था खलीफा के पास। मैंने बताया आपको कि जो भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे देशों में आक्रमण करते थे तो खलीफा से क्या होते थे कि आदेश पत्र लेकर आते थे, ठीक है, कि हम जा रहे हैं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बोला ठीक है, ऐसा वहाँ जाना होता था, खलीफा से आदेश लेकर आना होता था। तो फिर वो सुल्तान की उपाधि देता था कि मतलब इस्लाम धर्म के लिए बहुत महान काम किया इन लोगों ने, ऐसा वो एक उपाधि होती थी। तो मोहम्मद बिन कासिम तो गया था और उसने धर्म का प्रचार भी किया, ये भी गया था वहाँ पर खलीफा के पास, ठीक है, महमूद गजनवी। लेकिन इसने इस्लाम धर्म का ना तो प्रचार किया और न ही अपने साम्राज्य को बढ़ाया, ठीक है। इसने सिर्फ धन को लूटा और लूट कर भाग जाता था। और जो लूटता था दोस्तों वो क्या था कि ठंडी के समय दोस्तों, अगर शीत ऋतु अगर देखें तो उस समय जो ठंड गिरती थी तब ये दोस्तों लूटता था 2-3 महीने, और फिर जनवरी फरवरी में फिर भाग जाता था, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में आता था और 2-3 महीने में भाग जाता था लूट कर, ऐसा इसका प्लान था। और दोस्तों इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु के बाद में गजनी में क्या हुआ कि एक और राजवंश का उदय होता है, इसकी तो मृत्यु हो गई और उसके जो वंशज थे वो दोस्तों ज़्यादा क्या है काबिल नहीं थे, इसलिए इसने जो लूटा था इतना कमाया था उसको संभाल कर रख नहीं पाए और इस वंश का अंत हो गया। फिर गजनी में ही दोस्तों अगर देखें तो एक और वंश का उदय होता है जिसका नाम था, उसमें देखें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था शहजाद। शहजाद नाम का व्यक्ति था दोस्तों। शहजाद के क्या थे, 2 पुत्र थे। शहजाद के देखें तो 2 पुत्र थे। एक का नाम था देखें तो गयासुद्दीन, और एक का नाम था शहाबुद्दीन। गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन था, ये दोनों थे इसके पुत्र। अब इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि ये बड़ा था, ये छोटा था। ये जो छोटा है शहाबुद्दीन, यही मोहम्मद गोरी है, ठीक है दोस्तों। ये गयासुद्दीन जो है बड़ा भाई था। जैसे ही पिता की मृत्यु हुई तो गजनी का शासक गयासुद्दीन को बना दिया गया, ठीक। अब क्या हुआ कि जो मोहम्मद गोरी था शहाबुद्दीन, इसने क्या किया कि इसके पास भी एक सेना थी। इसने अपने बड़े भाई को बोल दिया अफगान में गजनी जो है वहाँ पर बोल दिया कि हाँ भैया तुम राज करो, मैं भारत पर जाता हूँ। तो ये क्या हुआ कि भारत में आया कौन, मोहम्मद गोरी, ठीक।
अब दोस्तों देखें तो जो जितने भी प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में जो भारत पर आक्रमण हुए थे वो दोस्तों इतने इतने क्षेत्र से ही हुए थे, इतने इतने क्षेत्र से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से बस यहाँ तक। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक जो देखे तो ये तो समुद्र है, इधर तो समुद्र, इधर तो आक्रमण हो ही नहीं सकते, इधर से यूरोप ही आएंगे, वो आएंगे, और इधर पूरा दोस्तों हिमालय है, ठीक है। तो रास्ता कौन सा बचता है, यही रास्ता बचता है। तो दोस्तों जितने भी आते थे आक्रमणकारी वो इसी रास्ते से आते थे, इधर से कोई भी नहीं आता था, सिर्फ यूरोप ही आएंगे, ठीक, अंग्रेज लोग। फिर क्या होता है कि इसने अपना साम्राज्य का विस्तार करने का सोचा और भारत में आया। अब उस समय दोस्तों स्थिति देखते हैं कि जब मोहम्मद गोरी भारत में आया तो स्थिति क्या थी। देखिए अगर कन्नौज के क्षेत्र में देखें तो यहाँ जो वंश रहा करता था उसका नाम था गहदवाल वंश। यहाँ कन्नौज है दोस्तों यूपी में, यहाँ गहदवाल वंश रहा करता था। दिल्ली अजमेर के क्षेत्र में देखें, जो दिल्ली है और अजमेर का जो क्षेत्र है यहाँ पर रहा करता था चौहान वंश। यहाँ पर इतने इतने क्षेत्र में यहाँ चौहान वंश रहा करता था। उसके बाद में इधर देखें तो यहाँ गुजरात के क्षेत्र में, अगर ये गुजरात और थोड़ा राजस्थान का मिला दे जाए तो यहाँ पर जो रहा करता था वो रहा करता था चालुक्य वंश का, चालुक्य वंश का रहा करता था, चालुक्य वंश रहा करता था, ठीक। और कुछ क्षेत्र में सोलंकी वंश भी रहा करता था। और अगर मालवा के क्षेत्र में देखें तो यहाँ परमार वंश रहा करता था, ठीक है। ये ऐसे कुछ वंश थे। गुर्जर प्रतिहार वंश तो पहले था, फिर कलचुरी वंश हुआ, है ना, ये सारे वंश इधर रहा करते थे, ठीक। अब क्या हुआ कि महमूद गोरी भारत में घुसा। अब भारत में घुसा तो जाहिर है वहाँ से आ रहा है, यहाँ पर आएगा। तो पहले कहाँ आया, पाकिस्तान क्षेत्र में आया। दोस्तों जो पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान तो था नहीं, क्योंकि अपन तो बात जो कर रहे पाकिस्तान कब बना, 1947 में। उसके पहले तो ये जो सिंधु नदी निकली यहाँ से, तो क्या हुआ, सिंधु नदी निकली तो इसको सिंध प्रांत नाम दिया गया था। तो सिंध प्रांत में क्या हुआ, जैसे ही घुसा यहाँ पर एक शहर आता है जिसका नाम है मुल्तान दोस्तों, ठीक है। मुल्तान दोस्तों अगर आपने कभी क्रिकेट देखा हो तो क्या हुआ, एक खिलाड़ी है पाकिस्तान का जिसका नाम है इंजमाम उलक का नगर है, इंजमाम उलक का सिटी है, ठीक है। तो उसी को जीता है दोस्तों। मुल्तान को जीतने के बाद जब आगे बढ़ा तो 1175 में दोस्तों मुल्तान को जीत लिया था, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ा, गुजरात के क्षेत्र में गया हो तो यहाँ का जो हुआ करता भीमदेव द्वितीय, तो भीमदेव द्वितीय ने इसको क्या किया था, चालुक्य वंश का जो था उसको हरा दिया था 1178 में। 1175 में मुल्तान को तो जीत लिया, लेकिन जब गुजरात के क्षेत्र में गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने 1178 में भीमदेव द्वितीय ने इसको हरा दिया। अब इसके हौसले थे वो फिर से ख़त्म हो गए, फिर से इसने हार मान ली कि अरे यार मेरे बस में नहीं है भारत में राज करना, तो फिर से ये भाग गया। अब इधर ये राजवंश राज कर ही रहे थे। अब इधर स्थिति क्या बनती है कि 1151 में तराइन के मैदान में फिर युद्ध होता है। तो जो मेन दो था दिल्ली अजमेर के क्षेत्र में चौहान वंश, अब इसने क्या किया कि डायरेक्ट मैं मेन दिल्ली पर राज करूंगा। दोस्तों मैंने बताया कि जो मध्यकाल में दिल्ली जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। अगर प्राचीन भारत में देखें तो मगध था, अगर मध्य में देखें मध्यकाल इतिहास में तो दिल्ली मेन था, और जो ब्रिटिश आते हैं, अंग्रेज आते हैं तो वो अपनी राजधानी कोलकाता को बनाते हैं, तो कोलकाता मेन था। फिर 1912 के बाद से फिर दिल्ली हो जाती है, तो दिल्ली मेन था। तो दिल्ली अजमेर के में जो राजा था वो चौहान वंश, चौहान तृतीय बोल सकते हैं, थर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि तो 3 चौहान आते हैं तो उसको नाम थर्ड दे दिया गया। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश उस समय राज कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर बात करूं तो जन्म अगर देखें तो 1149 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है, ठीक है। 1166 में राजा बनता है और 1192 में मृत्यु होती है। ये 3 बातें आपको दोस्तों याद रखनी। 1149 में जन्म, 1166 में राजा बनता है मात्र 17 वर्ष की आयु में, और 1192 में मृत्यु होती है। ये पृथ्वीराज चौहान का एक मैंने बता दिया, ये याद रहना चाहिए। क्या हुआ कि दोस्तों जब तराइन के मैदान में 1151 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ कि गोरी के पास सेना कम थी और इतना अनुभव भी नहीं था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का भी प्रतापी राजा था। तो क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ तो काफ़ी आसानी से पृथ्वीराज चौहान ने क्या हुआ, मोहम्मद गोरी को हरा दिया। अब मोहम्मद गोरी को हरा दिया, भाग गया। अब पृथ्वीराज चौहान जब उसको पूरी तरह ख़त्म कर देता तो अच्छा होता, लेकिन इसका परिणाम आगे होता है।
क्या हुआ, मोहम्मद गोरी भाग गया, बुरी तरह हारा, और 1 साल तक क्या क्या उसने काफ़ी सेना संगठित की और सोचने लगा कि किस तरह मैं बदला लूँ। अब इधर क्या होता है दोस्तों कि स्थिति उत्पन्न होती है। मैंने बताया कि जो भारत के राजा थे अंदर ही अंदर अपने साम्राज्य का क्या करते, विस्तार ही करना चाहते थे। तो वो तो किसी को दोस्त बनाते थे या किसी को दुश्मन बनाते थे, ठीक है, सब एक दूसरे के दुश्मन थे। अब जो यहाँ का कन्नौज के क्षेत्र में जो गहदवाल वंश हुआ करता था, जयचंद वहाँ का राजा था, और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों की बनती नहीं थी। अब होता क्या है कि जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, ठीक है, संयोगिता था। अब संयोगिता जब विवाह लायक हो गई, जब उसकी उम्र युवा हो गई, तो फिर क्या हुआ कि इसने स्वयंवर रचाया, किसने, जयचंद ने। और क्या किया कि जो भारत के जितने भी राजा थे, ये जो जितने भी राजा थे भारत के, उसको बुलाया अपने कहाँ पर, अपने घर पर, अपने महल पर, कि बोले कि मेरी पुत्री स्वयंवर करेगी, ऐसा ऐलान किया पूरे भारत में। तो तमाम राजा गए कि राजकुमारी से विवाह करेंगे। अब जब वहाँ गए तो क्या हुआ कि काफ़ी भीड़ भी गई जनता की कि भाई देखेंगे। तो क्या हुआ कि तमाम राजा को खड़ा किया गया लाइन से, तमाम राजा को लाइन से खड़ा किया गया जयचंद के घर पर। और क्या हुआ कि ऐसा बताया गया कि जिसके गले में संयोगिता वरमाला डालेगी उससे विवाह हो जाएगा। अब क्या हुआ कि इसी बीच पृथ्वीराज चौहान और अपने सैनिकों के साथ क्या हुआ कि उस भीड़ में पृथ्वीराज चौहान भी भेष बदल कर पहुँचा। अब उसने, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, दूसरे सारे राजाओं को बुलाया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और पृथ्वीराज चौहान की जगह क्या हुआ, एक मूर्ति रखी ऐसे अपमानित करने के लिए कि ये इसी लायक है पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि बहुत बुरी उनकी दुश्मनी थी, उनकी बनती नहीं थी पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की, ठीक है। अब क्या हुआ कि संयोगिता ने देखा पृथ्वीराज चौहान को। ऐसा कहा जाता है कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान पहले से ही प्रेम करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि संयोगिता ने देखा पृथ्वीराज चौहान को। अब क्या हुआ कि उसने देखा तो मूर्ति थी, तो मूर्ति को ही वरमाला डाल दी। अब जो जयचंद था काफ़ी नाराज़ हुआ और दूसरे राजकुमार भी हैरान हो गए कि अरे यार ये तो पृथ्वीराज चौहान है। तो फिर उसकी मूर्ति को देखकर फिर जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो उसने देखा कि संयोगिता तो मुझसे ही विवाह करना चाहती है। तो फिर उसने क्या किया कि सैनिकों की सहायता से संयोगिता को उठाकर ले गया और फिर विवाह कर लिया था। अब यहाँ से दोस्तों इतिहासकारों में मतभेद है कि पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्ती उठाकर ले गया था संयोगिता को या संयोगिता सच में प्रेम भी करती, दोनों शायद प्रेम करते होंगे, इसलिए यहाँ दोस्तों अलग अलग मतभेद होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये दुश्मनी और बढ़ गई किसकी, जयचंद की। अब 1192 में, ये दोस्तों एक कहानी है। उसके बाद में 1192 में जब आया मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी को पता चला कि अरे यहाँ के राजा तो आपस में क्या होता है कि एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से दुश्मन ही है। जयचंद के पास पहुंचा और जयचंद ने बोला कि ठीक है। तो बोले कि गोरी ने बोला कि मैं पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहता हूँ और तुम्हारी भी दुश्मनी है, तो क्या कहते हो। तो उसने बोला जयचंद ने कि नहीं, मैं लड़ तो नहीं सकता लेकिन सेना दे सकता हूँ। अब क्या हुआ कि 1192 में तराइन के मैदान में फिर से, तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं क्योंकि इंकाणु के उसी मैदान में हुआ था और 92 में भी उसी मैदान में। अब दोस्तों होता क्या है कि एक तरफ तो चौहान की सेना रहती है और एक तरफ रहती है गोरी की सेना, ठीक है। इधर पृथ्वीराज चौहान की सेना, एक तरफ गोरी की सेना। तो क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने बोला इसको, ये दोनों सेना खड़ी आपस में मैदान में, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि पहले तो मैंने छोड़ दिया था, अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वापस चला जा तू, मैं तेरे को मारना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तेरे को हरा दूंगा, पहले भी हरा दिया था मैंने। तो बोले कि मोहम्मद गोरी बोला कि ठीक है, मैं लड़ना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरे बड़े भाई है, उसने भेजा है मेरे को यहाँ पर साम्राज्य फैलाने के लिए, तो मेरे बड़े भाई ने भेजा, तो मैं एक संदेशा भेजना चाहता हूँ, राजदूत भेजना चाहता हूँ अपने बड़े भाई के पास गजनी में, और जो वो हाँ कर देगा मैं भेज दूंगा कि भैया मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब वो बोल देगा कि ठीक है तो फिर मैं वापस चला जाऊँगा, युद्ध नहीं करूँगा, तो मैं राजदूत भेजना चाहता हूँ। तो फिर सेना क्या थी, सेना आराम करने लग गई। अब राजदूत जाएगा आएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो क्या हुआ, सेना बैठ गई क्या पर, मैदान में, तराइन के। अब क्या हुआ कि जैसे ही रात हुई और मोहम्मद गोरी ने एक योजना बनाई, योजना तो पहले ही थी उसके पास। क्या हुआ कि जब रात हुई तो जो पृथ्वीराज चौहान इसकी सेना थी ये तो सो गए। अब जैसे ही रात सुबह मतलब अंधेरा हो गया था और उजाला होने वाला था,
क्या हुआ कि जैसे इसकी सेना को उसने आदेश दे दिया तो इसकी सेना आई और इसने सोते हुए पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और बंदी बना लिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर देखें तो इतने इतने क्षेत्र में मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। अब उसके बाद में दोस्तों कहा जाता है कि वो ले गया था, गोड़ ले गया था और फिर उसकी आंखें निकाल ली थी, है ना। फिर चंद्रबरदाई ने भी कुछ बोला था, तो उसके बाद में मोहम्मद गोरी पर भी उसने तीर चलाया। जैसे ऐसी काफ़ी कहानी प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, अब उसने इतने इतने क्षेत्र में युद्ध किया 1192 के, तो इतने इतने क्षेत्र में मोहम्मद गोरी ने जीत लिया। उसके बाद में 96 में 1194 में चंदावर के मैदान में, तराइन के मैदान में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को हराया। और 94 के मैदान में देखें, 94 में तो जो ये है चंदावर के मैदान में जयचंद को भी उसने हरा दिया। अब जो 1178 में जो गुजरात क्षेत्र में जो भीमदेव द्वितीय ने उसको हराया था, तो उसकी जो ख्वाहिश थी वो अधूरी थी। अब मोहम्मद गोरी ने उसको बोला, कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसका सेनापति था, तो बोला कि जाओ भैया वहाँ पर भी क्या हुआ, विस्तार करके आओ अपने साम्राज्य का। तो 1196 में क्या हुआ कि यहाँ पर भी उसने गुजरात को जीत लिया। इतने इतने क्षेत्र पर दोस्तों मोहम्मद गोरी ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब 1202 में क्या हुआ दोस्तों कि उसका जो बड़ा भाई था जिसका नाम था गयासुद्दीन, उसकी मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद गोरी को जाना पड़ा। अब 1202 से 1206 तक मोहम्मद गोरी ने साम्राज्य को क्या हुआ, संभाला, पूरे इतने इतने साम्राज्य को। ठीक है, लेकिन उसने फिर क्या, मोहम्मद गोरी ने कि मेरी ख्वाहिश है कि लक्ष्मी जी की फ़ोटो वाले सिक्के चलाए जाएं, तो वो सिक्के मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक चलाता है। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों कि 1206 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब 1206 से क्या होता है कि 3 जो दावेदार रहते हैं, एक तो भरोसेमंद रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद में उसका जो भतीजा रहता है गयासुद्दीन का पुत्र जिसका नाम था क्या, यालदोज, और एक होता नासिरुद्दीन। ये तीनों थे, तो तीनों ने अपने साम्राज्य को बांट लिया। अगर देखिए यालदोज जो था वो गजनी ले लेता है, उसके बाद सिंध प्रांत को जो नासिरुद्दीन ले लेता है, और जो भारत का क्षेत्र है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ले लेता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, उसका गुलाम था, मतलब उसका दास था, तो वो गुलाम वंश की नींव डालता है दोस्तों। और यहाँ से क्या होता है, दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। लेकिन दोस्तों अपनी प्रारंभिक राजधानी इसने लाहौर को बनाया हुआ था, दिल्ली नहीं बनाई थी, दिल्ली इल्तुतमिश ने बनाई थी। तो 1206 से 1290 तक जो रहता है वो गुलाम वंश, यहाँ से दिल्ली सल्तनत दोस्तों नींव पड़ती है, और यहाँ से क्या होता है कि काफ़ी सालों तक ये राज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की कहानी हम अगले दिन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितना अपना साम्राज्य फैलाया और कब कब राजवंश आए और क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।